हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान तरंग फॉर मैथ्स में। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके 12th क्लास और 11th क्लास का टॉपिक प्रोबेबिलिटी। बच्चों, ये जेई मेंस और एडवांस एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। होने को तो हम ये चैप्टर 9th और 10th क्लास में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वो थोड़ी अच्छे लेवल की है और ये आपके जेई मेंस में क्वेश्चन और एडवांस में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक आइडिया होना चाहिए। वो है कि हमें थोड़ा सा पीएनसी का आइडिया, प्रोमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर क्लियरिटी के साथ आपका किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर पीएनसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और आपको कंप्लीटली इस चैप्टर के जितने वीडियो बन सकते हैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में सिस्टमेटिक तरीके से जो कोर्स है उसके फॉर्म में ये लेसन प्रिपेयर किए जा रहे हैं। तो एक बार अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर कर लेना और अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? जब भी हम प्रोबेबिलिटी का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि कोई भी इवेंट होता है तो उसके इवेंट के होने की क्या चांसेस हैं। जब हम किसी बात के चांस की बात करते हैं या कोई भी यहाँ पे इवेंट होता है, कोई घटना होती है, तो उसके होने की क्या चांसेस है, तो उस केस की डिस्कशन या उसको स्टडी करने के लिए यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। जैसे कि आप कोई कॉइन को टॉस करते हैं, कोई डाइस को रोल करते हैं, कोई अदर एक्टिविटी करते हैं, तो उसके होने या नहीं होने के जो चांसेस होते हैं, उस चांसेस को यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ेंगे। तो काफी ये एक्सपेरिमेंट टाइप का चैप्टर है। इसके अंदर हमें थॉट प्रोसेस को अच्छे से यूज में करना आना चाहिए और जो हमारे आसपास की एक्टिविटी होती है उसी एक्टिविटी को कहीं कहीं प्रॉब्लम का फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड आइडिया होना चाहिए। तो बच्चों, जो भी एक्सपेरिमेंट होते हैं दो टाइप के होते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका रिजल्ट हमें ऑलरेडी पता होता है कि हाँ ये यही होने वाला है। जैसे कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वैसा ही प्रैक्टिकल होता है कि आप कुछ केमिकल को आपस में मिलाओगे, उससे कुछ रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा। तो हमें थ्योरेटिकली जो पता होता है उसी के रिलेटेड वो रिजल्टेंट बनता है, यदि सारी कंडीशन उस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, अब उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं, जिनको हम पहले से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसके अंदर आउटपुट क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी के अंदर पढ़ने वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो होते हैं जिनका आउटपुट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, पहले से नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आप कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि इसके अंदर हेड आएगा कि टेल आएगा। ऐसे आप डाइस को रोल करते हैं तो इसमें नहीं बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा नंबर आएगा। आप एक इतना आइडिया दे सकते हैं कि हाँ इन पॉसिबल आउटकम में से कोई एक नंबर निकल के आएगा। अगर डाइस की बात करें तो कॉइन को रोल करें, कॉइन को टॉस करें तो हमें पता है हेड या टेल में से कोई आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कोई श्योर होकर नहीं कह सकता कि इसके अंदर हेड ही आएगा। जैसे आपके पास में अदर एग्जाम्पल में देखें तो कोई कार्ड का एक पैक है जो अपन ताश की गड्डी बोलते हैं, उसमें से कोई कार्ड को अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो आप नंबर बोल रहे हैं वही नंबर निकल के आए। इसके अंदर बहुत नंबर या अलग अलग चांसेस हो सकते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और कुछ एक्सपेरिमेंट का आउटपुट आपको पहले से पता होता है, उसको डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। डिटरमिनिस्टिक, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसका आउटपुट पहले से पता हो, आउटपुट पहले से पता हो। ठीक है, अब ये वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनका आउटपुट पहले से पता है, उनके बारे में हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। जनरली यहाँ पे जो क्वेश्चन मिलने देखने को मिलेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बेस पे मिलेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होता है जिसका आउटपुट कांट बी प्रिडिक्टेड, जिसका आउटपुट हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन आप ध्यान रखें, आउटपुट कांट बी प्रिडिक्टेड। लेकिन हमें ये पता होता है कि इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि आप एक कॉइन को टॉस कर रहे हो। ठीक है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं
तो उसमें हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, इनमें से कोई न कोई एक आएगा। अब ये जो आउटपुट होते हैं, इन आउटपुट की जो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हेड होगा या टेल होगा, तो उसके बारे में पता है, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि कौन सा इसमें आएगा। ऐसे ही कोई आप डाइस को रोल करते हो, ठीक है, तो अनबाइस का मतलब क्या होता है, एकदम परफेक्ट डाई जिसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर रखी होगी, ठीक है, तो परफेक्ट डाइस। अब डाइस को जब आप रोल करते हो, आप गेम भी खेलते हो, आजकल मोबाइल वगैरह में गेम में आता है, लूडो का गेम है, और भी जो गेम होते हैं बचपन से हम खेलते आ रहे हैं, तो उसके अंदर जो डाइस काम में लेते हैं उसको बोलते हैं अनबाइस्ड डाई, यानी एक परफेक्ट डाई। अब डाइस को रोल करें तो उसके पास में, मेरे पास में जो आउटपुट के तौर पे नंबर मिलेगा वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 या 6 मिल सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, टॉस कॉइन करना या डाइस को रोल करना, इनको बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। और जो इनके आउटपुट आते हैं, ठीक है, इन आउटपुट को अगर मैं कुछ यहाँ पे ग्रुप में लिख दूं, तो यहाँ पे उस बात को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो हमें एक वर्ड यहाँ पे याद रखना है, सैंपल स्पेस। कोई बच्चा अगर हिंदी मीडियम का देख रहा है तो बच्चों इसको बोलते हैं प्रतिदर्श समष्टि। क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समष्टि। लेकिन आप इंग्लिश में याद रखें, ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा, सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उन आउटकम का जो सेट होता है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, उसको बोलते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे अगर देखें, ठीक है, तो आपको कोई न कोई एक्सपेरिमेंट के बारे में बोल रखा होगा और फिर आपसे कहेंगे इसका सैंपल स्पेस लिखिए। क्या कहेंगे? इसका सैंपल स्पेस लिखिए। तो मैं जब सैंपल स्पेस लिखने की बात करूंगा तो देखिए, अगर हम दो कॉइन को टॉस करें, टू कॉइन आर टॉस्ड, अगर मैं दो कॉइन को टॉस कर दूं तो उस स्थिति में जो मेरे पास में सैंपल स्पेस बनेगा, तो उस सैंपल स्पेस के अंदर क्या हो सकता है? हेड और हेड हो सकता है। दो कॉइन की बात करें, आप 9-10 में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आए, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, या टेल और टेल हो सकता है। इनको अगर मैं एक सेट के फॉर्म में लिख दूं, आपको पता है कि जब भी कोई सेट के फॉर्म में लिखा जाता है तो यहाँ पे हम एक करली ब्रैकेट को यूज में लेते हैं। किसको यूज में लेते हैं? करली ब्रैकेट को यूज में लेते हैं। तो दो कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हैं और आपसे पूछें कि इसका सैंपल स्पेस लिख ली, तो आप इस तरह से सैंपल स्पेस लिखोगे। सैंपल स्पेस को लिखने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल लेटर काम में लेते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, तो यहाँ पे आगे अगर हम एस को यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें ये एस किसके लिए यूज में लिया जाएगा? सैंपल स्पेस के लिए यूज में लिया जाएगा। अब हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं और उनका मुझे सैंपल स्पेस आप अच्छे से लिखना आना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं 3 कॉइन को टॉस करता हूँ, कितने कॉइन को टॉस करते हैं? 3 कॉइन, तो उसका सैंपल स्पेस क्या आएगा? और 4 कॉइन को, 3 कॉइन आर टॉस। ठीक है, तो पहले इसके बारे में देखते हैं। तो इसका सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं? तो बच्चों, इसका सैंपल स्पेस लिखने का एक तरीका होता है जो आप अच्छे से याद रखें। हमको ये 2 कॉइन वाला पार्ट हमेशा याद रहता है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो 2 कॉइन की जब बात करें तो हमारे पास में जो आउटकम आते हैं, ये हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड और टेल टेल आ सकता है। अब अगर मैं उसको 3 टाइम टॉस करता हूँ तो उसकी लिखने की क्या तरीका होना चाहिए? तो पहले जो 2 कॉइन टॉस किए उसका आउटकम आया उनको लिखिए और एक बार उसको फिर से रिपीट कर दीजिए। एक बार उसको फिर से रिपीट करिए। ठीक है, इस तरह से आप रिपीट करोगे। रिपीट करने के बाद में जो ऊपर के फर्स्ट 4 है उनके आगे एच लगा दीजिए। उनके आगे क्या लगा देंगे? एच। और ये नीचे वाले इनके आगे टी लगा दो, तो इससे कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा और बहुत आसानी से आप ये सैंपल स्पेस लिखने में भी आ जाएगा। ठीक है, तो 3 कॉइन को टॉस करें, उनका मुझे सैंपल स्पेस लिखना है, तो क्या करेंगे? पहले आप 2 कॉइन को टॉस करने वाले सैंपल स्पेस को लिखिए और उसको 2 बार रिपीट कर दें। क्या करेंगे? उसको 2 बार रिपीट कर देंगे। फिर फर्स्ट के आगे एच लगा देंगे और नीचे वाले के आगे टी लगा देंगे, तो इससे हमारे पास में टोटल 8 आउटकम निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अब आपको इन सबको एक करली ब्रैकेट में लिखोगे तो जो मिलेगा सेट, उसी को बोलेंगे अपन सैंपल स्पेस 3 कॉइन टॉस करने वाला। राइट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं 4 कॉइन को टॉस करता हूँ, कितने कॉइन? 4 कॉइन को अगर टॉस किया जाए
कॉइन्स आर टॉस। तो क्या आएगा, देखिए अगर 4 कॉइन को हम टॉस कर रहे हैं तो उसका लिखने का तरीका क्या होना चाहिए बच्चों, तो उसका तरीका होगा ये जो हमने 8 के लिए लिखा है, क्या किया है 8 के लिए जो लिखा है उसको 2 बार रिपीट करना है, यानी इसी पार्ट को मैं क्या करूंगा 2 बार रिपीट करूंगा। तो देखिए 8 को हमने लिखना सीखा था, सेम 8 को और लिख लीजिए आप। तो इसे बात को कैसे समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपको लिख के समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए इस पार्ट पे तो मैं पहले क्या करूंगा, ये 8 वाला पार्ट लिख लूंगा। तो 8 वाला पार्ट लिखने के बाद में फर्स्ट 8 के आगे एच लगा देना और रिमेनिंग 8 के आगे टी लगा लेना। तो इससे आपके पास में कितने आ जाएंगे, 60 कंप्लीटली आ जाएंगे। यहाँ पे लिखने की ट्राई करते हैं। तो देखिए ये 8 वाला पार्ट तो आप देख देख के लिख लो, ठीक है। तो एच एच और एच, एच एच और टी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। टी एच एच, टी एच टी। मैंने देखा है कई बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा जोर दे के समझाया है। देखिए ये हमारे 8 हो गए, 8 लिखने में आ गई। ऐसे ही 8 इधर लिख दो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सेम के सेम 8 लिख दो, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच और टी टी टी। ऐसे 2 बार आप लिखोगे। अब लिखने के बाद ये जो लिख दिए आपने, इनके बाद क्या करना है, पहले वाले के आगे एच लगा दो सबके आगे, ठीक है। इनके आगे एच लगा देंगे और जो रिमेनिंग वाले इनके आगे टी लगा दो। तो इस तरह से आपके ये 16 तैयार हो जाएंगे। यही काम आप 32 के लिए भी कर सकते हैं, यानी 5 बार कॉइन को टॉस करें तो उसके आउटकम टोटल 32 आते हैं। उसको कैसे लिखेंगे, 16 को 2 बार रिपीट करेंगे, फर्स्ट 16 के आगे एच लगा देना और रिमेनिंग 16 के आगे टी लगा देना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर कोई क्वेश्चन 5 बार कॉइन टॉस करने वाला आता भी है तो उसको आगे जाके थ्योरम पढ़ेंगे, बेस बर्नौली थ्योरम। तो इस बर्नौली थ्योरम के बिहाफ पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हमको सैंपल स्पेस अगर कॉइन के बारे में बोलें तो कितने का लिखना आना चाहिए अच्छे से, तो वो बच्चों आपको लिखना आना चाहिए 3 और 4 कॉइन के लिए। मैं मानता हूं कि 3 के लिए किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। आप थोड़ी सी 4 कॉइन को टॉस करने वाले भी मेहनत कर लो तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और अगर हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास में क्या सैंपल स्पेस आना चाहिए, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हमने देखा था एक डाई को जब थ्रो करते हैं तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस आता है एक डाई के लिए, तो 1 2 3 4 5 और 6 ये आउटकम पे मिलता है। अब जब आप 2 डाइज को रोल करोगे तब जो सैंपल स्पेस निकल के आता है वो कैसे निकल के आएगा, तो उसके लिए आप एक तरीका यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो और उससे कभी कंफ्यूजन भी नहीं होगा, ठीक है। तो वो तरीका ऐसा है कि इस साइड में 1 2 3 4 5 और 6 लिख दो और इस साइड में भी ऐसे लिख दो 1 2 3 4 5 और 6। अब आप क्या करोगे, इस तरह से लिखने की कोशिश करोगे तो ये 1 1 के साथ लिखेंगे तो ये 1,1 हो जाएगा। फिर 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 इस तरह से लिखेंगे। फिर सेकंड रो में लिखने की कोशिश करेंगे तो 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6, ठीक है। ऐसे ही मैं इस सभी को आसानी से लिख सकता हूँ क्योंकि 3 की रो चल रही है तो 3 1 फिर 3 2, जिस तरह से आप छोटी क्लासों में कोई गेम वगैरह खेलते थे 3 3 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। ऐसे मैं लिखूंगा 4 की लाइन के लिए तो कितना आ जाएगा 4,1 4,2 4,3 4,4 4 5 और 4 6, ठीक है। ये बेसिक है। अगर आप एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाता है सैंपल स्पेस लिखने वाला तो आप प्रोबेबिलिटी के अंदर कभी भी आउटकम लिखने में कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें आउटकम अच्छे से लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो ये 5 की लाइन हमने पूरी कर दी। आगे देखेंगे तो 6,1 6,2 6,3 6 4 5 एंड 6,6। ये जो अंदर के अंदर लिखा है हमने ये एक तरह से क्या है हमारा सैंपल स्पेस है। जब आप 2 डाइज को रोल करते हैं तो टोटल कितने आउटकम मिलते हैं बच्चों, तो टोटल हमको जो आउटकम मिलते हैं वो मिलते हैं 36,
तो टोटल आउटकम ध्यान रखें 36 होते हैं। और इसमें आपको लिखते समय क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है वो आप समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे जो भी हमें ये अंदर की तरफ दिख रहे हैं, देखो ये इस लाइन से नीचे और इस साइड में जो पार्ट दिख रहे हैं, ये टोटल कितने 36 टर्म है। अब इन 36 को मैं एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख लूंगा, तो उसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। अब हमें कोई क्वेश्चन देंगे न, तो उस क्वेश्चन के अंदर एक कोई पर्टिकुलर केस देंगे, जैसे कि जो आउटकम आ रहे हैं उनका समेशन हो सकता है, आउटकम पे जो नंबर आ रहे हैं वो इवन ओड ऐसी कैटेगरी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपको सैंपल स्पेस लिखने के बाद में नंबर ऑफ आउटकम ढूंढने होंगे, ठीक है, पॉसिबल आउटकम। और पॉसिबल आउटकम निकालने के बाद हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे। तो एक बार सैंपल स्पेस पे हमें अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो डायगोनली नंबर आ रहे हैं, देखो ये देखने की कोशिश करना, जो मैं यहाँ पे एक बॉक्स में लिख रहा हूँ जिसमें दोनों डिजिट एक जैसी है, तो इनको बोलते हैं यहाँ पे डुप्लेट। क्या बोलते हैं? जिसमें दोनों आउटकम एक जैसे आते हैं उसको बोलते हैं, यहाँ पे एक पर्टिकुलर वर्ड यूज करते हैं डुप्लेट, ठीक। तो ये याद रखना, जब दो डाइस को रोल करते हैं तो उसमें दोनों आउटकम एक जैसे आ जाएं तो उसको पर्टिकुलर यहाँ पे डुप्लेट बोला जाता है। तो टोटल कितने डुप्लेट आते हैं जब दो डाइस को रोल करते हैं? तब टोटल 6 डुप्लेट आते हैं। देखो यहाँ पे देख पा रहे हो 6। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से माइंड में रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इसी से समझने की कोशिश करते हैं। अब सैंपल स्पेस के बाद हमें पता होना चाहिए कि इवेंट क्या होता है, ठीक है। इवेंट को हिंदी में बोलते हैं घटना। क्या बोलते हैं? घटना। अब इवेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आपका जो सैंपल स्पेस है उसका कोई सबसेट होता है, उसको बोलते हैं अपन इवेंट। इन सैंपल स्पेस का सबसेट वो इवेंट कहलाता है। जैसे कि मैंने एक डाइज को रोल किया, ठीक है, और उसमें मेरे पास में 1 2 3 4 5 6 ये सैंपल स्पेस है। अब इसमें से मुझे कोई एक इवेंट लिखना है, तो इवेंट को लिखने के लिए हम या तो ए बी सी ऐसे लेटर काम में लेंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ऐसे लेटर काम में लेंगे, लेटर यूज में लिए जाते हैं इवेंट को नॉट या इवेंट को यहाँ पे सिंबलाइज करने के लिए। अब जैसे कि ये सैंपल स्पेस है और उसमें से मुझे दो इवेंट लिखने हैं, तो मैं दो इवेंट इसका सैंपल स्पेस का सबसेट बना के लिख सकता हूँ। जैसे लिख दिया मैंने 1,2। अगर कोई दूसरा इवेंट लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 3 5। या ऐसे कहेंगे कि एक डाइस को रोल कर रहे हैं और उसमें हमें प्राइम नंबर मिलते हैं, तो का सेम उस इवेंट का सेट लिखिए, उस इवेंट का सैंपल स्पेस लिखिए। तो आपको पहले कंप्लीट सैंपल स्पेस लिखना है और उसमें से जो पॉसिबल आउटकम है उस इवेंट के उनको लिखना है। तो जब भी सैंपल स्पेस लिखोगे तब आके आके आप किसी इवेंट को लिख पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं, उसको सबसेट बोलते हैं। तो ऐसे कई सारे इवेंट हो सकते हैं, एक से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, तो उनको हम ए बी सी डी से डिनोट करेंगे। और क्या इवेंट के आउटकम रखने वो आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। जैसे कि प्राइम नंबर बोल सकते हैं, वो इवन नंबर बोल सकते हैं, वो ऑड नंबर बोल सकते हैं, वो सम ऑफ नंबर की बात कह सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केस बना के हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो मेन बात समझ में आ गई, इवेंट का मतलब क्या होता है, सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है। अब यहाँ से अगर अपन कोशिश करें कि डेफिनेशन क्या होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। अगर अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि आपके पास में कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उस एक्सपेरिमेंट का आउटकम आता है और जितने पॉसिबल आउटकम होते हैं उनको एक सेट के फॉर्म में लिखें, तो उस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस बोलते हैं। और सैंपल स्पेस जिनसे बनता है, बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट और क्लियर कर लेते हैं, ये सारे अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है ये एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट कहलाते हैं। और ऐसे ही मेरे पास में जो सबसेट बनता है सैंपल स्पेस का वो इवेंट कहलाता है। इवेंट अलग अलग होते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अब हम डेफिनेशन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो वो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। कौन से आउटकम? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है जब भी कोई प्रोबेबिलिटी की बात करें। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किसकी बात करें अपन? ए की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ए कोई इवेंट है, तो ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे ए की बात करेंगे और ये नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यानी उस
एक्सपेरिमेंट के होने पर कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं टोटल, उनको डिवाइड में रखते हैं और ऊपर क्या रखते हैं, फेवरेबल केस की बात करते हैं। अच्छा, ये कभी कभी जब आप लिखोगे तो ये ऐसे लिखा होगा, नंबर एन ऑफ ए और डिवाइड में एन ऑफ एस। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की डेफिनेशन है, ध्यान रखना। ऊपर जो हमने लिखा है वो लैंग्वेज के फॉर्म में, नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में। अब हमने क्या बताया कि आपका जो इवेंट है वो ए इवेंट है। ऐसे मुझे अगर बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगा, एन ऑफ बी, एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस लिखेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे बी इवेंट है और एस क्या है, टोटल सैंपल स्पेस है या सैंपल स्पेस की बात हो रही है। अब कभी भी ऐसा तो होगा नहीं कि आपका इवेंट सैंपल स्पेस से बड़ा हो जाए, क्योंकि उसका सबसेट है, उसी का क्या सबसेट है। तो ऐसा हो सकता है कि ए मेरा सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है कि ए क्या हो जाए, सैंपल स्पेस के बराबर। तो जब ए सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा तो एन ऑफ ए और एन ऑफ एस इक्वल हो जाएंगे। उस केस में ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, 1 के इक्वल होगी। 1 से कभी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि नोमिनेटर वाला पार्ट कभी भी डिनोमिनेटर से ज्यादा नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और अगर कोई इवेंट में आउटकम है ही नहीं, पॉसिबल आउटकम, तो उस केस में क्या होगा, 0 होगा। तो हमेशा आप ध्यान रखना, आपकी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। इसके बीच में लाई करती है 0 से 1 की। अब आप कई बार कैलकुलेशन करोगे और उस कैलकुलेशन में हो सकता है आपका आंसर 1 से ज्यादा आ जाए, तो समझ लेना यहाँ पे कोई कोई गलती हुई है, यदि प्रोबेबिलिटी आपसे फाइंड आउट करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नोट पॉइंट है जिसको आप अच्छे से माइंड में रखेंगे। अब हमें कुछ एल्जेब्रिक कंडीशन पता होनी चाहिए कि हम अगर प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एल्जेब्रिक रिलेशन क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कौन सा इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो मैं अगर इवेंट की बात करता हूं, इफ इवेंट इज ए, क्या है, ये आपका कोई इवेंट है। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को क्या लिखेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं लिखूंगा पी ऑफ ए से। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी को अपन डिनोट करेंगे पी ऑफ ए से। इवेंट आपका ए और इसमें आउटकम की बात करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम इन ए, इन ए। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे, एन ऑफ ए से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे पी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी के लिए डिनोट किया जा रहा है और एन ऑफ ए किसके लिए डिनोट किया जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट या आउटकम। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट या आउटकम, जो कि आपने थोड़ा सा सेट वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो इसको एन ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अब आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाती है, तो अगर ए इवेंट है और इस इवेंट का मुझे कॉम्प्लीमेंट लिखना है, क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो उस कॉम्प्लीमेंट इवेंट को ए डैश से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए डैश से डिनोट करते हैं। राइट, इस पॉइंट को आप अच्छे से माइंड में रखें। कोई सेट या कोई इवेंट ए है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को उसी के ऊपर डैश लगा लेते हैं या उसके ऊपर सी का साइन लगाते हैं। ठीक है, अब ज्यादातर यूज में यही आता है, ए डैश को ज्यादातर अपन यूज में लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी की नजर से इसको देखूं, इवेंट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश होगा। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से क्या होगा, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पे ध्यान रखना, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस ए डैश की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों मिलके कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से समझने की कोशिश करें। ये कैसे है मैं समझाता हूँ। यहाँ आप कभी भी ए डैश को निकालना चाहें, यानी किसी इवेंट की कॉम्प्लीमेंट्री की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें, तो 1 माइनस पी ऑफ ए लिखेंगे। इस बात को बहुत साधारण तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी इवेंट का नहीं होना उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी इवेंट का नहीं होना उसका कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो किसी इवेंट के नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, नॉट हैपनिंग की, वो कितनी होगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग, 1 माइनस पी ऑफ ए। ऐसे मुझे लिखना हो, सपोज करिए पी बी डैश लिखना हो, तो क्या लिखोगे, 1 माइनस पी ऑफ बी लिखोगे। ठीक है, तो हमेशा इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब ये आया कैसे, इस पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं।
अब इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि कहीं के अपन जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सैंपल स्पेस यानी सेट से रिलेटेड कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कर रहे हैं सेट से। तो लेट से मेरे पास में कोई सैंपल स्पेस एस है, ठीक है, टोटल सैंपल स्पेस जिसको अपन बोलते हैं एस है, और उसमें कोई इवेंट है जिसको मैंने यहाँ से ए से डिनोट कर रखा है। तो ए डैश कौन सा होगा बच्चों, बताओ ए डैश कौन सा होगा। तो ए डैश हमें सेट के अकॉर्डिंग पता है कि नॉट ऑफ ए, तो नॉट ऑफ ए ये आउटसाइड वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, नॉट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। अब आप बताओ मुझे कि ये जो रेड पोर्शन है और इन ये सर्कल के अंदर वाला व्हाइट पोर्शन है, ये दोनों मिलके क्या होंगे, आपका व्हाइट वाले पोर्शन को मैं एन ऑफ ए से लिख रहा हूँ और बार वाले पोर्शन को एन ए डैश से लिख रहा हूँ, तो ये कितना होगा, एन ऑफ एस के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ रही है, क्योंकि कंप्लीट ये रेड और अंदर का व्हाइट मिलके क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा जो कि एस से लिखा गया है। इतनी बात ठीक है। अब बताइए एन ऑफ ए डैश की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो कितनी होगी, एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ए हो जाएगी। अब मैं अगर एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, इसे डिवाइड कर दूं, एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, तो देखिए ये तो आपकी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होगी पी ऑफ ए डैश। क्लासिकल डेफिनेशन ये थी, फेवरेबल केस अपॉन टोटल, और ये इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, एन ऑफ एस से एन ऑफ कट जाएगा और ये अगला वाला पार्ट क्या बन जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ए बन जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है, जो आपको आगे ध्यान रखना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 होता है। ये आपकी कॉम्प्लीमेंट्री की डेफिनेशन है, बहुत जगह इसको यूज में लेंगे। तो जब भी किसी के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो 1 माइनस उसके होने की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं हम कि हमें अगर ए और बी की बात करनी है, तो ये कॉन्सेप्ट हमने थोड़ा सा वहां पे पढ़ रखा है सेट के अंदर। अब देखिए अगर आपको ए और बी लिखना है तो इसको यहाँ पे मैथमेटिकली ए यूनियन बी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, ए यूनियन बी से। अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करनी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट के लिए क्या लगाएंगे, इसके आगे एन लगा देंगे। और इसमें कौन सा आएगा, तो देखिए टोटल सैंपल स्पेस है जिसमें ए एंड बी को मैं यहाँ पे दो अलग अलग सर्कल से डिनोट करता हूँ। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या आएगा, ये कंप्लीट दोनों रिंग आएगी। ए यूनियन बी में क्या आएगा, ये कंप्लीट दोनों रिंग यहाँ से निकल के आएगी। तो आगे जाके अपन इससे रिलेटेड कुछ रूल पढ़ेंगे। तो अभी इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे ए और बी का मीनिंग क्या है। तो ए और बी का मीनिंग है इसमें अंदर ए भी आना चाहिए और बी भी आना चाहिए। अब जब भी आपको कोई दो सेट दे रखे होंगे, बच्चों ध्यान से बात सुनना, आपको दो सेट दे दिए और मुझे अगर ए यूनियन बी लिखना है सेट के अकॉर्डिंग, लेट से मैंने आपको ए कोई दे दिया 1 2 3 और 7, ठीक है, और ऐसे कोई दूसरा इवेंट दे दिया बी या दूसरा सेट दे दिया बी और इसमें लिख लिया 2 5 6 और 8, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए यूनियन बी लिखना है तो आप क्या लिखोगे, इन दोनों का यूनियन लेना है, दोनों को मिक्स करना है। तो आप क्या करते हो, दोनों के अंदर जो रिपीट हो रहा है उसको तो एक बार लिखते हैं और जो अलग अलग सेट के अंदर बच जाए उनको भी लिखना है, यानी इन दोनों को मिलाना है और रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। तो जब आप मिलाओगे तो 1 2 3 5 6 7 एंड 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यूनियन लेते हैं। तो आपको किसी प्रॉब्लम के अंदर दो सेट गिवन हो और आपको उसका यूनियन लेना है तो क्या करते हैं, दोनों को मिला देते हैं और रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही बार लेते हैं। अब आपको अगर पूछें कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी लिखना हो तो आप उसको काउंट करिए कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये टोटल 7 एलिमेंट है। तो यहाँ पे एन ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब आपको ऐसे इसी तरीके से क्या निकालना चाहिए, इनका इंटरसेक्शन भी निकालना आना चाहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या रीड करते हैं, यूनियन रीड करते हैं। क्या रीड करते हैं, यूनियन, ठीक है। अब अगर मैं ए एंड बी की बात करें तो ए एंड बी को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं और इसका सिंबल क्या है, ए ऐसा सिंबल है, ठीक है। तो इसमें कौन सा पोर्शन आता है जो ए और बी दोनों में कॉमन हो, तो इस वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, अगर मुझे ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो मैं उसको पी ए यूनियन बी से डिनोट करूंगा प्रोबेबिलिटी के लिए।
और नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है तो एन ए यूनियन बी से लिखेंगे। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो आपको सैंपल स्पेस में क्या कितने एलिमेंट है ऐसा दे रखा होगा। तो मैं थोड़ी सी इस बात को और यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। सैंपल स्पेस में मान के चलो आपको दे रखे हैं टोटल 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट, ठीक है। तो बताओ पी ऑफ ए यूनियन बी की डेफिनेशन क्या होगी, तो आपको होगी एन ए यूनियन बी अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। एन ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट थे 7 और एन ऑफ एस में कितने एलिमेंट है भाई, एस में कितने एलिमेंट है तो एस के अंदर एलिमेंट है 10। तो पी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 7/10 आ जाएगी। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन आगे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर आपको यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालने की कह सकते हैं। ऐसे में इंटरसेक्शन की बात करूं तो इसको कैसे लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको पर्टिकुलरली पढ़ते हैं क्या है, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको कोई न कोई दो सेट दे रखे होंगे और सैंपल स्पेस दे रखा होगा। तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सैंपल स्पेस लिखता हूँ। लेट से आपको एक कोई इवेंट दे रखा है, यहाँ पे कुछ दूसरा ले लेते हैं 2 7 9, ठीक है। और ऐसे मैंने बी कोई सैंपल इवेंट ले लिया 2 5 7 8 9 एंड 10, ये दो सेट ले लिए। अब मैं आपसे कहूंगी ए इंटरसेक्शन बी लीजिए। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे लेते हैं, इन दोनों में से आपको केवल कॉमन लिखना है। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे 2, इधर भी 2 कॉमन है, 7 और ये 7 दोनों जगह कॉमन है। तो यहाँ पे 2,7 आ जाएगा, केवल कॉमन की बात करते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितने, 2 है। अब मैं आपसे पूछूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आएगी, तो आपको पहले फॉर्मूला लिखना है एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और टोटल कितने 10 हैं, तो ये 1/5 निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि हमें एल्जेब्रिक कुछ रिलेशन लिखने हैं प्रोबेबिलिटी के। तो आपको पहले थोड़ा सा सेट का नॉलेज होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ भी पा रहे होंगे कि वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा पोर्शन होता है और सेट के फॉर्म में देखें तो क्या होता है, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि हर सेट को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, बट सेट वेन डायग्राम के अनुसार ये ए इंटरसेक्शन भी कौन सा पोर्शन शो करता है जो दोनों में कॉमन होता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये पढ़ने की कोशिश करते हैं ए बट नॉट बी, ठीक है। ए बट नॉट बी, ये एक केस है और दूसरा केस भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ए बट नॉट बी। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, ये तो आपको इंग्लिश में लिखा हुआ मिल रहा है। मैथमेटिकली इसको लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये पढ़ा जाता है ए बट नॉट बी, ठीक है। अब ये वेन डायग्राम के अनुसार कौन सा पोर्शन दिखाता है, तो कभी कभी इसको बोलते हैं, ठीक है। अभी प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई करते हैं, केवल इतना देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश। क्या पढ़ेंगे उसको हिंदी में, ए और बी नहीं, इंग्लिश में ए बट नॉट बी। अब इस पोर्शन को यहाँ पे अगर मैं डायग्रामेटिकली देखना चाहूँ तो ये वाला पोर्शन होगा जिसमें ए तो है लेकिन बी वाला पोर्शन नहीं है, ठीक है। ये जो आगे वाला पोर्शन मैं बना रहा हूँ, शेडेड कर रहा हूँ, इतने पोर्शन को आप बोलते हो ए बट नॉट बी बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसको कभी कभी ओनली ए भी बोलते हैं, ध्यान रखें। क्या बोलते हैं, ओनली ए की ए भी बोला जाता है। इसको अगर आप सेट के फॉर्म में लिखना चाहें या कुछ डिफरेंस के फॉर्म में लिखना चाहें तो देखिए, ये हमने अभी जस्ट पढ़ा है, बीच वाला पोर्शन क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, ए कंप्लीट रिंग ए की है जिसमें ये बीच वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का है। तो आपको ए इंटरसेक्शन बी डैश लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। और कभी कभी ये आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब भी यही है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसको अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में देखना चाहूं तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे, पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, क्लियर। और ये ओनली ए को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे मुझे अगर ओनली बी की बात करनी हो, ठीक है, तो ओनली बी को कैसे लिखेंगे, ए नॉट ए बट बी, ठीक है।
इसको ऐसे लिखेंगे, ओनली बी को नॉट ए बट बी लिखेंगे। अच्छा, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ए डैश का मतलब ए नहीं है। अब इसको मुझे मैथमेटिकली लिखना आना चाहिए, तो मैथमेटिकली ए डैश इंटरसेक्शन बी कौन सा होगा, तो ये आपका जो इस साइड वाला पोर्शन दिख रहा है बच्चों, देखने की कोशिश करना। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये जो पोर्शन है, ये जो मैंने ब्लू से लिखा है यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पोर्शन को अपन क्या बोलेंगे, ये आपका एग्जैक्टली इसी पोर्शन को क्या बोल रहे हैं अपन, ओनली बी बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर केवल बी है, ए का कोई पोर्शन नहीं है। तो इसको लिखना हो तो क्या करेंगे, कंप्लीट बी की रिंग में से क्या करेंगे, कंप्लीट बी की रिंग में से ए का पोर्शन और बी का पोर्शन हटा देंगे, तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी से लिखेंगे। ओनली बी का ये सिंबल है, ये उसकी वैल्यू है। अब देखिए, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में लिखना है तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में क्या लिखेंगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा आपका पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। याद रह जाएगा, ये जो मैंने लिखा है इस पॉइंट को आप याद रखना। ये किसके लिए, ओनली बी की प्रोबेबिलिटी के लिए। किसकी प्रोबेबिलिटी के लिए, ओनली बी की प्रोबेबिलिटी के लिए। मैथमेटिकली कैसे लिखा है, पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अब आप यहाँ से कुछ रिलेशन अगर स्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि मेरा जो ए यूनियन बी था, ये कितने पोर्शन से मिलके बना है। ये पहला पोर्शन मान लेते हैं, ये दूसरा, और अगर मैं इसको तीसरा मानता हूं तो ए यूनियन बी में एक तो आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, प्लस बीच में कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी है, प्लस ये आपका आ रहा है ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो ये इंडिविजुअली आपको तीन पोर्शन दिख रहे हैं, इनको आपको सेट के फॉर्म में लिखने अच्छे से आना चाहिए, एल्जेब्रा के फॉर्म में लिखने आने चाहिए, ठीक है। इनको जब इंडिविजुअली आप पुट कर दोगे, और अगर मैं इनको एन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, किसके फॉर्म में लिखना चाहूँ, एन के फॉर्म में, नंबर ऑफ एलिमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो देखिए ये आपका बन जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश और एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। इतना ठीक है। अब बच्चों देखो, जब मैं इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये यहाँ से क्या दिख रहा है बच्चों, प्रोबेबिलिटी में लिखेंगे तो p की जगह n आ जाएगा। क्या आ जाएगा, p की जगह n, तो ये आ जाएगा आपका n ऑफ a माइनस n a इंटरसेक्शन b प्लस n a इंटरसेक्शन b प्लस इसको लिखेंगे n ऑफ b माइनस n a इंटरसेक्शन b, ठीक है। ये हमारा a n a यूनियन b, ये सेम हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है सेट के अंदर पढ़ा है। अब यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, फाइनली क्या मिलेगा, मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ। और इस रिलेशन को हमने सेट के अंदर अच्छे से पढ़ रखा है, वो होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इतना समझ में आ गया। तो हमको एक फॉर्मूला यहाँ से मिला है, और ये फॉर्मूला आगे किसी किसी क्वेश्चन में काम में आएगा, ठीक है। अब ये सेम बात अगर मैं प्रोबेबिलिटी की नजर से लिखना चाहूं तो पी ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक रिलेशन है जिसके अंदर यूनियन और इंटरसेक्शन के साथ में दोनों सेट की प्रोबेबिलिटी के बीच में एक फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी तक हमने जो पिछले 3-4 केस देखे एल्जेब्रा ऑफ इवेंट के, तो इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट बन जाता है, जिसके अंदर सारे केस शामिल हो गए हैं, राइट। तो चलें आगे। अब आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि जो इवेंट होते हैं, इवेंट की क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं। तो हमने इवेंट की डेफिनेशन क्या देखी थी, इवेंट का मतलब था कि हमारा जो सैंपल स्पेस होता है उसका एक सबसेट वो इवेंट कहलाता है। तो आपको पता है कि किसी भी सेट के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं, किसी भी सेट के बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सबसेट को रिलेट करने वाली डिफरेंट डिफरेंट इवेंट हो सकते हैं, घटनाएं हो सकती है। तो उसमें से कुछ स्टैंडर्ड इवेंट या घटनाएं होती है जिनको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिखा है यहाँ पे जो इवेंट है उसमें कुछ स्पेशल टाइप के इवेंट होते हैं। उसमें से पहला इवेंट देखें, इक्वली लाइकली इवेंट। तो
तो इक्वली लाइकली का मतलब होता है ऐसे इवेंट जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे कि मेरे पास में कोई इवेंट ए है, बी इवेंट है, और अगर ये इक्वली लाइकली है तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेम होगी। देखो जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी सेम हो जाए, लेकिन बाई चांस अगर दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम हो रही है तो उन इवेंट को बोलते हैं इक्वली लाइकली। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर के एलिमेंट एक जैसे हो, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी फाइनली क्या जाए, प्रोबेबिलिटी एक नंबर होता है, तो दो इवेंट की सेम प्रोबेबिलिटी आती है, उनको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, ये बस इतना सा पॉइंट था, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो ऐसे इवेंट जो दूर दूर होते हैं, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं अपन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और एक ये वाला नाम है, देखो एक तो होता है जॉइंट और एक होता है डिसजॉइंट। तो आपको अगर मैं सैंपल स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेन डायग्राम का केस लेके समझाऊं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कोई एक इवेंट है ए और ऐसे कोई दूसरा इवेंट है बी, और इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उनको बोलते हैं डिसजॉइंट इवेंट, इनके बीच में कुछ भी जॉइंट नहीं है। ठीक है, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इवेंट आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इफ अकेरेंस, यानी उनका होने का, एनी वन ऑफ देम प्रिवेंटेड द अकरेंस ऑफ, ठीक है, अदर, तो उसका दूसरा इवेंट प्रिवेंट करता है, या इनके बीच में कुछ भी कॉमन होता नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ अलग से लिख के बताऊं, ठीक है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट की बात करें तो इनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इनके बीच में कॉमन क्या होगा, फाई होगा। तो ऐसे दो इवेंट जिनके इंटरसेक्शन वाला पार्ट फाई के इक्वल टू आ जाए, तो ऐसे इवेंट को अपन बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, ध्यान रहेगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या डिसजॉइंट इवेंट। ठीक है, तो एक केवल टाइप से ना ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अब एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब क्या होता है कि आपके पास में एक सैंपल स्पेस है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। लेट से मैंने एक डाइस को रोल किया, मैं इसको एग्जांपल से समझा देता हूँ, अच्छे से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और ऐसे मेरे पास में एक इवेंट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2, ऐसे बी इवेंट है जिसमें एलिमेंट है 3, 5 और 5, और ऐसे एक सी इवेंट है। ठीक है, सी इवेंट है जिसके अंदर सैंपल स्पेस में 5 और 6 है। ये तीन इवेंट है और सैंपल स्पेस है। अब देखिए, अगर मैं इन तीनों को मिला दूं, क्या मैं कर दूं, इन तीनों को मिला दूं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इन तीनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, इन तीनों का यूनियन लेना है, और तीनों का यूनियन लेना का मतलब है इन तीनों में आने वाले एलिमेंट को लिखना है, रिपीट नहीं करना है। तो 1 आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3, 4, 5 एंड 6, इन तीनों को मिलाया तो ये सैंपल स्पेस बन गया है। क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया है। तो ऐसे इवेंट जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, ऐसे इवेंट जिनका यूनियन क्या आ जाए, जिनका यूनियन सैंपल स्पेस आ जाए, तो ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। क्या बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो एग्जॉस्टिव के लिए इतना ध्यान रखें कि उन सबको यूनियन सैंपल स्पेस के बराबर आना चाहिए। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या था, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, तो इंटरसेक्शन फाई आना चाहिए। अब एक पॉइंट यही पे क्लियर कर लो, अगर ए एंड बी, इफ, ध्यान दो, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो उसकी पहचान कैसे करोगे बच्चों, बताओ तो आप उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना, और इंटरसेक्शन अगर फाई के बराबर आ जाए तो अपन बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर इंटरसेक्शन फाई के बराबर आया है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ तो आप कभी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन एस। बताओ फाई है तो इसमें एलिमेंट की काउंटिंग कितनी होगी, 0, यानी ये 0 आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब होता है इंटरसेक्शन लिया जाए तो फाई आना चाहिए, और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, 0 के इक्वल टू आनी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अच्छा, एडजॉइंट, सॉरी, एग्जॉस्टिव इवेंट है तो उनका यूनियन क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस के इक्वल निकल के आना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखें, ये केवल टाइप है। अब आगे बढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट।
क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट। तो देखिए ऐसे इवेंट जिनके होना, मतलब मेरे पास में दो इवेंट है, एक ये और एक ये, तो इस इवेंट का होना दूसरे इवेंट को अफेक्ट नहीं करें और दूसरे का होना इसको अफेक्ट नहीं करें, तो ऐसे इवेंट क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट कहलाते हैं। नाम में पता लग रहा है कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग दोनों ही केस यहाँ पे शामिल है। हैपनिंग ऑफ वन इज डज नॉट अफेक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं अपन, ये अफेक्ट नहीं करना चाहिए बस, ठीक है, डज नॉट अफेक्ट बाई द हैपनिंग ऑफ अदर इवेंट। तो ऐसे बहुत सारे आपको इवेंट मिल जाएंगे जिसका एक का होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है, इनको बोलते हैं अपन इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इसमें खास बात क्या होती है, जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं आगे जाके अपन देखेंगे कि उनका जो इंटरसेक्शन होता है वो मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाता है। क्या आता है, इंटरसेक्शन मल्टीप्लीकेशन के बराबर निकल के आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है मैं आगे आपको जब और डिटेल में क्वेश्चन करेंगे तब समझा दूंगा। बस डेफिनेशन अगर थियोरिटिकल देखें तो उनका हैपनिंग एक का दूसरे पे अफेक्ट नहीं डालता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए। तो हमने टाइप कितने पढ़ लिए, तो टाइप हमने देखा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इक्वली लाइकली, एग्जॉस्टिव और इंडिपेंडेंट, ये कुछ स्पेशल टाइप हैं, ठीक है। और एल्जेब्रिक रिलेशन में क्या क्या देखा, एल्जेब्रिक रिलेशन देखा नॉट ऑफ ए, यानी किसी इवेंट का नहीं होना, यूनियन दो इवेंट का या दो सेट का, इंटरसेक्शन लिखा, और फिर देखा ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास में ये यहाँ तक का थियोरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार थियोरेटिकल पार्ट हो जाता है तो फिर हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। अब हमारी जो क्लासिकल डेफिनेशन है बच्चों, वो हमेशा हमें मदद करेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो अब आपके पास में जो क्वेश्चन आते हैं देखने के लिए, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके अंदर क्लासिकल डेफिनेशन से हमारा काम चल जाएगा, थोड़ा बहुत यहाँ पे पीएनसी का कॉन्सेप्ट भी लगेगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ताकि क्या हमने सीखा है वो अप्लाई कर सकें। तो हमने इतना देख लिया कि किसी इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो क्या लिखते हैं, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अगर मैं हिंदी में या इंग्लिश में बोलें तो फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फेवरेबल केस अपॉन टोटल केस लिखेंगे, राइट। अब देखिए ये क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है और ये अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इफ एम इज नेचुरल नंबर, यहाँ पे एम क्या नेचुरल नंबर है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ए रियल रूट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट हो ऐसा निकालना है। तो देखिए एम नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे हो सकती है। तो इनको मैं ऐसे लिख दूं, तो ये टोटल एम की वैल्यू है, ये जो यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। हमने क्लासिकल डेफिनेशन क्या देखी, टोटल आउटकम अपॉन फेवरेबल आउटकम, मतलब ऊपर लिखते हैं फेवरेबल, नीचे लिखते हैं टोटल। तो यहाँ पे एम की टोटल वैल्यू कितनी पॉसिबल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 से लेके 5 तक, यानी टोटल 5 वैल्यू पॉसिबल है। तो यहाँ से आप इतना क्लियरली लिख लो, एन ऑफ एस कितना आ रहा है, 5 के इक्वल टू आ रहा है। अब हमें फेवरेबल कंडीशन क्या दे रखी है, हमको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो हमारा फेवरेबल है। तो इक्वेशन के रूट रियल होना चाहिए। तो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा है इक्वेशन के रूट रियल कब होते हैं, जब आपका डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो उसके रूट क्या होते हैं, फॉर रियल रूट, ठीक है। तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, एम, तो एम स्क्वायर माइनस 4a, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1/2 प्लस m/2 ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए प्योरली एक इनइक्वलिटी का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो फेवरेबल केस अभी आ जाएंगे आपके पास में। तो एम स्क्वायर ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और -2m ग्रेटर देन जीरो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनइक्वलिटी के फॉर्म में है, तो इसके मुझे क्या निकालने पड़ेंगे, सॉल्यूशन सेट निकालने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान हो तो क्वाड्रेटिक के सॉल्यूशन सेट कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करते हो कि इसके फैक्टर निकालते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, यानी ये वाला केस लगाते हैं कि अगर मेरे पास में x माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा ग्रेटर देन जीरो है, तो मैं क्या कहता हूँ, x लेस देन एल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, ठीक है। ये इसकी सॉल्यूशन वाला पार्ट होता है, इसमें एल्फा छोटा है और बीटा बड़ा है। तो आपको किसी क्वाड्रेटिक के इनइक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना हो, इनइक्वलिटी के फॉर्म में, तो पहले इसके रूट निकाल दो। क्या निकालेंगे, रूट निकालेंगे। तो रूट्स क्या आएंगे,
क्योंकि रूट के बाद ही कंडीशन मिलेगी। तो रूट्स निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे एक एम है तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 8/2। देखिए ये 12 हो जाएगा, 12 का मतलब 2√3 और 2 ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 1 प्लस माइनस √3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो रूट आएंगे तो एल्फा क्या आ जाएगा 1 माइनस √3 और बीटा आ जाएगा 1 प्लस √3। तो यहाँ से आप बताओ मुझे, या वहां से केस देखेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ। तो m आ जाएगा मेरा माइनस इनफाइनाइट से लेके 1 माइनस √3 यूनियन 1 प्लस √3 से लेके इनफाइनाइट। इतना समझ में आ गया, ये आपको पहली कंडीशन मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि इसके रूट रियल होने चाहिए। तो आपके पास में जो कंडीशन स्टार्टिंग में दे रखी थी, कंडीशन कौन सी दे रखी थी स्टार्टिंग में, m लेस देन 5 है ये केस, और ये जो सेकंड हमने ये जो नीचे इनइक्वलिटी बनाई इनके बीच में इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि m की वैल्यू तभी आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपके फेवरेबल m कौन से हैं, मैं लिखता हूं फेवरेबल m। ठीक है, तो फेवरेबल m कैसे आएंगे, इस सेकंड और फर्स्ट के इंटरसेक्शन से आएंगे, फर्स्ट और सेकंड के इंटरसेक्शन से आएंगे। देखिए फर्स्ट और सेकंड का इंटरसेक्शन लेंगे तो ये 5 से कम की बात कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये यहाँ पे, अच्छा इन दोनों की वैल्यू को मैं यहाँ पे अगर डिनोट करवाना चाहूँ तो ये 1 माइनस √3 और ये 1 प्लस √3, तो ये इससे आगे जा रहा है और ये इससे पीछे जा रहा है। और दूसरा वाला जो केस है, यहाँ पे दूसरा वाला की जगह पहला वाला केस है, m की वैल्यू 5 से कम है तो ये 5 और इससे कम। ठीक है, अब इनमें कॉमन कौन सा है, देखिए दोनों ही केस में अगर देखें तो आपको कहाँ तक जाना है, ये वैल्यू पीछे 0 तक के पीछे नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे केवल 0 तक ही चलना है। तो 1 माइनस √3 पॉजिटिव है तो ये यहाँ तक ही जाएगा। ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा, इसमें कहीं कहीं 0 आएगा। तो इनके बीच में अगर कॉमन देखेंगे तो इतना सा पोर्शन कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये फेवरेबल पोर्शन। अच्छा ये वाली वैल्यू लगभग कितनी होगी, तो 2.73 होगी। भाई √3 कितना होता है 1.7 होता है, तो 1 प्लस √3 कितना होगा 2.7 और ये कितना है 5 है। तो आपके फेवरेबल m, और m क्या है यहाँ पे बताओ मुझे, फेवरेबल m में m क्या है, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो 2.73 से लेके 5 तक क्या क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये जो क्वेश्चन सॉल्व किया हमने, फाइनली जो फेवरेबल m निकाले वो समझ में आ गए। आपको m की वैल्यू 5 से कम रखनी है और आपने इनइक्वलिटी सॉल्व की है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ये हम क्वाड्रेटिक से जानते हैं इनइक्वलिटी को सॉल्व करने से। अब m की वैल्यू 3 4 5 आ गई, तो बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे। फेवरेबल आउटकम मैं अगर इसको a से लिखता हूं तो फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 3। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताओ तो, p ऑफ a, फेवरेबल हमारे पास में 3 आउटकम है और टोटल कितने 5 है। टोटल कितने यहाँ पे देखो, यहाँ पे m की वैल्यू 5 से कम की बात हो रही है तो मेरे पास में टोटल 5 है और फेवरेबल कितने थे 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3/5। तो ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस टाइप के हमें क्वेश्चन करने को मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। आप सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो, एक बार थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन पे अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बना लेते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इन क्वेश्चन के अंदर आपका जो पहले वाला पार्ट है लाइक पीएनसी वाला पार्ट, तो उसको अच्छे से आपको आना चाहिए, अप्लाई करना, पीएनसी के अकॉर्डिंग केस निकालने आना चाहिए फेवरेबल, और साथ में क्वाड्रेटिक का कोई लॉजिक लग रहा है तो वो भी इनइक्वलिटी वगैरह सॉल्व करनी अच्छे से आनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी हम आखिरी में पढ़ते हैं तो कहीं कहीं इससे पहले चैप्टर सब लोगों ने कर रखे होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक रिले रेस की बात हो रही है। रिले रेस का मतलब समझते हो, ऐसी कोई रेस जिसके अंदर एक से ज्यादा प्लेयर होते हैं। इसमें क्या होते हैं, जनरली 4 प्लेयर रहते हैं और 400 मीटर की एक कोई रेस का ग्राउंड रहता है। अगर आपने कभी इस गेम को देखा हो, ये ओलंपिक वगैरह में होता है गेम। ठीक है, तो उसमें एक पर्सन होता है, वो एक साथ में मसाल लेके दौड़ता है। ठीक है, वो एक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिर उस मसाल को दूसरे पे पास करता है, फिर वो पास करता है, ऐसे 4 लोग उस रेस को मिलके 400 की मीटर की रेस को पूरा करते हैं। ऐसे 1600 की होती है तो उसमें 400 का 4 प्लेयर को कवर करना होता है। तो ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ पे उस रेस में कितने लोग, कितनी टीम पार्टिसिपेट कर रही है,
5 टीम पार्टिसिपेट कर रही है ABCD। तो प्रोबेबिलिटी दैट ABC फिनिश फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ABC फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे फिनिश करें, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है। तो देखिए हमें 3 पोजीशन की बात करनी है। कितने पोजीशन की बात करनी है, यहाँ पे जो रैंकिंग देनी है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 पोजीशन की रैंकिंग देनी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और थर्ड, ठीक है। तो टोटल हम कितने तरीके से दे सकते हैं, अगर हमें टोटल बात करनी है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो पोजीशन है वो कितने तरीके से असाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास में 5 टीम है, तो मैं फर्स्ट पे कोई 5 में से एक टीम को रख सकता हूँ, तो ये 5 तरीके से फिल हो सकता है। सेकंड 4 तरीके से असाइन कर सकते हैं क्योंकि रिपीटेशन होगा नहीं, तो जो टीम फर्स्ट पे आ गई है वो अब सेकंड पे तो आ नहीं सकती। अगर हमने एक पॉसिबल केस लिया है तो 5, 4 और 3 PNC वाला केस से देखेंगे तो टोटल कितने हो गए, 60 तरीके हो सकते हैं। ये 60 टोटल वेज हैं जिसमें कोई भी टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आए तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन को इतने तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं टीम को। यानी हमारे पास में टोटल 60 पॉसिबल वे है जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दे सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे पर्टिकुलरली क्या करना है, ए को फर्स्ट पे रखना है, बी को सेकंड पे रखना है और सी को थर्ड पे रखना है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल केस है, ठीक है, फेवरेबल केस है, तो फेवरेबल केस के अंदर क्या होगा, ए आपका फर्स्ट पे आना चाहिए यानी ये फिक्स हो गया, ठीक है, बी सेकंड पे आना चाहिए यानी ये भी फिक्स हो गया और सी थर्ड पे आना चाहिए ये भी फिक्स हो गया। इसको आप बदल नहीं सकते हो। तो ये ओनली वन वे, ओनली वन वे है। कितना है, एक ही तरीका है कि ऐसा आप काम करें, ठीक है, एक ही ऐसा तरीका है। तो आपका फेवरेबल एक तरीका है और टोटल कितने तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड देने के 60 तरीके हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ, अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी तो आपके पास में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बच्चों 1/60। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 1/60 है। उम्मीद है यहाँ तक आपको पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन और देख। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, जेई के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है कि 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, 4 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं और ग्रेटर देन 5000 अब फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7। यानी हमें कौन कौन सी डिजिट काम में लेनी है, तो डिजिट यहाँ पे काम में लेनी है 0, 1, 3, 5 एंड 7। इन डिजिट की मदद से हमें 5000 से बड़े नंबर चाहिए। और प्रोबेबिलिटी हमें किसकी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी दैट्स नंबर इज डिविजिबल बाई 5। तो ठीक है, तो आपके पास में 5 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 4 डिजिट के नंबर की होने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 केस लिखेंगे। ये तो लिखेंगे टोटल केस, ठीक है। तो टोटल केस का मतलब 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर और ग्रेटर देन क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए मुझे 5000 चाहिए। क्या चाहिए, ग्रेटर देन 5000 चाहिए। तो 4 डिजिट नंबर के लिए आपको 4 बॉक्स बनाने, ठीक है, 4 बॉक्स बनाएंगे। और यहाँ पे कंडीशन है कि 5000 से बड़े और 4 डिजिट नंबर कितने बने उनमें 5 से डिविजिबल की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो पहले ये दिमाग में क्लियर कर लो कि हमें टोटल किस किसके लिखने हैं, 4 डिजिट नंबर के लिखने जो 5000 से बड़े हैं और उसमें से फेवरेबल कौन से लेने, जो 5 से डिविजिबल है वो आपके फेवरेबल होंगे। तो मैं 4 डिजिट और ग्रेटर देन 5000 की बात करूंगा। तो देखिए 4 डिजिट नंबर और ग्रेटर देन 5000 चाहिए तो मुझे सबसे पहली बड़ी वाली डिजिट को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 आ सकता है और 7 आ सकता है, यानी इसको मैं 2 तरीके से फिल कर सकता हूँ, जिसके अंदर 5 भी हो सकता है और 7। भाई 5 से स्टार्ट होने वाले नंबर 5000 से बड़े होंगे और 7 से स्टार्ट होने वाले भी नंबर क्या होंगे, 5000 से बड़े होंगे, 4 डिजिट की बात करें। अच्छा, इसी जगह को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, इसमें से मेरे पास में 2 डिजिट में से कोई एक डिजिट काम में आया होगा तो ये 2 तरीके से फिल कर दिया। अब रिमेनिंग कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं, तो मैं इसको 4 तरीके से फिल कर सकता हूँ, इसको 3 तरीके से और इसको 2 तरीके से। यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जब आप लिखोगे तो 4, 8, चौक
यानी 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48। अब लिखते हैं फेवरेबल केस। ठीक है, तो फेवरेबल केस में क्या होगा? तो फेवरेबल केस आपके होंगे जिसके अंदर क्या हो, 4 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर डिविजिबल, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 5000, ग्रेटर देन 5000 एंड डिविजिबल बाई 5। ये आपका फेवरेबल हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। तो इसमें तीनों कंडीशन लगानी है, 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 5000 से बड़ा होना चाहिए और 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से हम 4 बॉक्स बनाएंगे और इन बॉक्स के अंदर अब आपको थोड़ा सा समझना है। 4 डिजिट के लिए 4 बॉक्स हो गए, ग्रेटर देन 5000 चाहिए और 5 से डिविजिबल चाहिए। तो 5 से डिविजिबल के लिए आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान देना होता है। तो आपको पता है कि 5 से डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 5 से डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट 0 भी हो सकता है। तो इस 0 को मैंने सपोज करो यहाँ पे फिक्स कर दिया है। यूनिट डिजिट 0 हो तो भी नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल होगा। तो मैं 0 को फिक्स कर दिया, ये नंबर जो भी बनेगा, कैसा भी नंबर बने, ये 5 से डिविजिबल तो होगा, लेकिन मुझे 5000 से बड़ा चाहिए। तो इस जगह को मैं कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ? 2 तरीके से। कैसे? इसमें 5 आ सकता है या 7 आ सकता है, राइट। और अब आपके पास में 0 ऑलरेडी फिक्स है और आपने 5 या 7 में से किसी एक को यहाँ लगा दिया है। तो एक नंबर यहाँ पे लग चुका है। तो टोटल 5 नंबर थे जिसमें 2 नंबर यूज कर चुके हो, अब बचे कितने? 3। तो मैं इस प्लेस को 3 तरीके से फिल करूंगा और ये 2 तरीके से फिल होगा। ये समझ में आ गया? मैं फिर रिपीट करता हूँ। 0 आपने एंड में रख दिया, स्टार्टिंग में 5 और 7 में से कोई एक डिजिट लगेगी तो 5000 से बड़ा आएगा और 5 से डिविजिबल भी आएगा। अब 2 डिजिट काम में लेने के बाद 3 बचेंगे, तो इस प्लेस को 3 तरीके से फिल कर सकते हैं इसको, और ये 2 तरीके से। ये कितना होगा? 6 एंड 8 12 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, सेकंड केस ये भी हो सकता है कि आपने यूनिट डिजिट पे, ध्यान से सुनना मेरी बात, यूनिट डिजिट पे 5 को रख दिया है। यूनिट डिजिट पे किसको रख दिया? 5 को। तो भी आपका नंबर क्या होगा? 5 से डिविजिबल तो होगा। यूनिट डिजिट पे अगर 5 रख देते हो तो भी 5 से डिविजिबल तो होगा। अब इस कंडीशन में आपको सबसे पहला वाला जगह भरने के लिए केवल एक ही तरीका बचेगा, और यहाँ पे केवल 7 का डिजिट काम में ले सकते हो। इस जगह में एक तरीके से फिल कर सकता हूँ। 5 पीछे लगा दिया है तो आगे केवल और केवल 7 ही आ सकता है, इसलिए 1 लिखा है। अब रिमेनिंग 3 में से कोई एक यहाँ आएगा और 2 में से कोई एक यहाँ गया, तो ये कितने हो गए? 6। अब बताओ आपके फेवरेबल केस कितने हो गए टोटल? फेवरेबल केस कितने हो जाएंगे टोटल? 18 हो जाएंगे। ठीक है। अब आपको लिखनी है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 आपका फेवरेबल है और टोटल 18 है। ये 6 से कट जाएगा तो 3 और ये 8, तो 3/8 आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए कंप्लीटली पीएनसी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें हमने जो भी लॉजिक लगाया वो पीएनसी का था। तो आपको अच्छे से ही पीएनसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। और ये क्वेश्चन काफी अच्छा लॉजिकल है, जिसका कॉन्सेप्ट हमें कई क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, आउट ऑफ 3n कंजुकेटिव इंटीजर, कितने? 3n कंजुकेटिव इंटीजर है, लगातार 3n है। 3 नेचुरल नंबर आर सेलेक्टेड, 3 नंबर आर सेलेक्टेड। कितने नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं रेंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर सम इज डिविजिबल बाई 3। तो उनका सम क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई नंबर दे देंगे, लेट से 1 से लेके 30 तक नंबर दे देंगे, 1 से लेके 30 तक नंबर दे देंगे, और फिर कहेंगे इसमें से हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए और उनका सम 3 से डिविजिबल हो, ऐसा बताइए आप। 3 से डिविजिबल, तो ये 3n वाला केस है, उसमें n की वैल्यू रख के भी वो आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये जनरल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास में जो नंबर है, इनको मैं 3 ग्रुप में बांट सकता हूँ। कितने ग्रुप में बांट सकता हूँ? 3 ग्रुप में बांट सकता हूँ। जो भी मेरे पास में नंबर होते हैं, इनको आप हमेशा 3 ग्रुप में बांट सकते हो। अगर इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो ये बड़ा वाला n के लिए अच्छे से आपको सॉल्व हो जाएगा। इसमें ग्रुप में ऐसे बांट सकते हैं कि 1, यानी पहले एक ग्रुप में 1 रखें, 4 रखें और ये 7 रख लें। एक ग्रुप ऐसे बनाएं। ठीक है। दूसरा ग्रुप कैसे बनाएं? 2, ऐसा समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि जो भी मेरे पास में नंबर आ रहे हैं, तो एक ग्रुप में क्या करूं, मैं 1 से स्टार्ट कर दूं। ठीक है,
ये मैं 1 से 30 वाला एग्जाम्पल समझाता हूँ क्योंकि इसको आप रिलेट कर पाओगे। तो देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1 से लोग लेके कितने नंबर है 30 तक, इस 3n को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ, क्या रखता हूँ 1 रखता हूँ, फिर 4 7 और ऐसे आगे चलते जाते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ये बना दिया मैंने। दूसरे ग्रुप में क्या रखते हैं 2 रखते हैं, 2 के बाद में 5 रखते हैं और 5 के बाद में 3 दिन का गैप दे रहे हैं। ठीक है, तो 8 रखते हैं और ऐसे आगे चल रहे हैं। ये दूसरा ग्रुप बना दिया। और तीसरे ग्रुप में क्या रखते हैं, यहाँ पे 3 6 9 और ऐसे चलते जाते हैं। लास्ट में 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए सोचने की कोशिश करो, 1 है 4 है, फिर 3 जोड़े तो 7, फिर 10 आएगा, 13 16 19, 19 के बाद कितना आ जाएगा 22 आएगा, फिर 25 आएगा और 28 आ जाएगा। यानी इसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा 28 बनेगा और इसका लास्ट डिजिट क्या बनेगा 29 बनेगा। ठीक है, तो ऐसे में 3 ग्रुप में बांट सकता हूँ। इन 3 ग्रुप में बांटने की पीछे वजह क्या है, इस वजह को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जो ग्रुप बना है, इस ग्रुप को क्या बोलते हैं अपन, इस ग्रुप को बोलते हैं 3n+1, यानी 3 के मल्टीपल में एक एक्स्ट्रा जोड़ा है। इस ग्रुप को बोलते हैं 3n+2, यहाँ पे n क्या है कोई नेचुरल नंबर है। और इस ग्रुप को बोलते हैं 3n, यानी हमारे पास में कोई भी ग्रुप है उस ग्रुप को मैं 3 तरीके से बांट सकता हूँ। जैसे मेरे पास में कोई भी नंबर आ जाए, 100 नंबर दे दिए, तो 100 नंबर को मैं 3 स्लॉट में बांट सकता हूँ। एक स्लॉट के अंदर 3n+1 के नंबर होंगे, दूसरे स्लॉट में 3n+2 के होंगे और तीसरे स्लॉट में क्या होंगे 3n के नंबर होंगे। इस तरह से मैं नंबर रिपीट कर सकता हूँ, मतलब ग्रुप बना सकता हूँ। अब देखिए इन ग्रुप में से आप कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो, कोई भी 3 नंबर सेलेक्ट करो, रैंडमली 3 सेलेक्ट करो, इनका समेशन करोगे तो 3 के डिवीजन या मल्टीपल में आएगा। इस ग्रुप से कोई भी 3 नंबर ले लो, जैसे 2 5 और 8 ले लिए, 8 के बाद कौन सा आएगा 11 आएगा। तो मैंने अगर 3 इनको भी ले लिया तो इनका समेशन कितना होगा, देखो 8 5 13 13 और 11 24, यानी 3 से डिविजिबल होगा। अगर यहाँ से लिया तो ऑलरेडी दिख रहा है। यानी इस ग्रुप में बांटने से फायदा क्या होगा कि इसमें से 3 नंबर आप सेलेक्ट करोगे तो इन तीनों का एडिशन क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर मेरे पास में 3n नंबर है तो इसमें मैं इसको 3 स्लॉट में बांट सकता हूँ। एक स्लॉट में n नंबर, दूसरे स्लॉट में n नंबर। यहाँ पे कितने कितने नंबर है बच्चों, ये 10 नंबर यहाँ पे जा रहे हैं, 10 यहाँ है और 10 यहाँ है, तो 3 स्लॉट बन गए 30 के। ऐसे 3n नंबर है तो n नंबर यहाँ आ जाएंगे, n यहीं पे आ जाएंगे और n यहाँ आ जाएंगे, 3 स्लॉट बन जाएंगे। ये 3 स्लॉट समझ में आ रहे हैं। अब इस स्लॉट में अगर मैं देखूं तो आउट ऑफ 3n कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, कितने कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, लगातार इंटीजर दे रखे हैं, इसमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है। तो मैं एग्जांपल के तौर पे शुरुआत 1 से अगर करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे 1 से करते हैं तो 1 होगा, 1 के बाद सीधा क्या आएगा 4 आएगा, फिर 7 आएगा और ऐसे आगे जाता जाएगा। मुझे पता नहीं एंड कहाँ पे जा रहा है क्योंकि एंड की वैल्यू यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो 2 होगा, फिर 5 होगा, 8 होगा, इस तरह से आगे जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 3 6 9 और 8। यानी इस ग्रुप में n डिजिट है, कितनी डिजिट है बच्चों n डिजिट है। इस ग्रुप में कितनी है n डिजिट है और इस ग्रुप में भी कितनी है n डिजिट है। इतनी बात समझ में आ गई। ये n डिजिट के 3 ग्रुप बना दिए। अब मुझे क्या करना है, अब मेरा काम आसान हो चुका है। अब मुझे केवल यहाँ पे सिलेक्शन करना है। जो देखिए अगर मैं 3 नंबर सेलेक्ट करना चाहूँ और वो समेशन 3 से डिविजिबल हो तो मैं क्या करूंगा, एक नंबर यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, एक नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, एक नंबर यहाँ से सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, और एक नंबर यहाँ से सेलेक्ट करूंगा। एक तरीका तो ये हो सकता है। अच्छा पहले इंडिविजुअल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो मुझे कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं बच्चों, 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं और तीनों का समेशन 3 से डिविजिबल हो। तो मेरे पास में पॉसिबल केस क्या हो सकते हैं, ठीक है, पॉसिबल केस, पॉसिबल केस किसके लिए, सम डिविजिबल बाई 3 हो, इसका मुझे पॉसिबल केस लिखना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 3 के 3 नंबर यही से ले लें, ये हमने देखा था। यहाँ से आप 3 नंबर सेलेक्ट करिए और उनका समेशन करिए, रैंडमली 3 नंबर लीजिए और उनको ऐड करोगे तो 3 से डिविजिबल होगा ही होगा, क्योंकि 3n+1 वाला नंबर होगा। देखो पहला 3n+1 का है, दूसरा 3n+1 का है और तीसरा 3n+1 का है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 9n+3 हो जाएगा। बताओ इसमें 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भी 3 नंबर लेंगे तो वो 3 से समेशन के बाद 3 से डिविजिबल होंगे। तो एक तरीका हो सकता है कि n+nc3 इसमें से ले लें।
दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ, तो ये भी कोई भी 3 नंबर ले सकते हैं इस इंडिविजुअल ग्रुप में से। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं तीनों के तीनों नंबर यहाँ से ले लूँ, तो यहाँ से हो जाएगा NC3। ठीक है, ये 3 केस हो जाएंगे। पहला केस हो सकता है या दूसरा, तो इसमें प्लस का साइन लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है, PNC में पढ़ा था, NC3 NC3 NC3। अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि मैंने एक नंबर यहाँ से लिया, सपोज करिए 4 यहाँ से लिया है, 5 यहाँ से लिया है और 9 यहाँ से लिया, इनको भी ऐड करो। 9 5 14 और 4 18, 3 से डिविजिबल हो रहे नहीं हो रहे, और हो गई कि आपको पहले वाला नंबर लेंगे तो 3n+1 होगा, दूसरे से लेंगे तो 3n+2, और तीसरे से लेंगे तो कितना होगा 3n। अब देखिए कितना हो गया, 9n+3 हो गया फिर से, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3n+1 फिर से आ जाएगा। यानी अगर मैं एक एक नंबर तीनों में से ले लूँ, तो मुझे एक साथ कितने नंबर सेलेक्ट करने हैं, 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो इस इवेंट को क्या बोलेंगे, एक नंबर यहाँ से ले लिया जाए और मल्टीप्लाई एक नंबर दूसरे वाले में से ले लिया जाए, दूसरे ग्रुप में से, और एक नंबर क्या लिया जाए, तीसरे वाले ग्रुप में से ले लिया जाए। तो इस तरह से मेरे पास में फेवरेबल केस आ जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया? मैंने 3 ग्रुप बना दिए, मैं पहला केस पहले वाले ग्रुप में से तीनों नंबर सेलेक्ट करूंगा, दूसरा केस दूसरे वाले नंबर सेलेक्ट करें, तीसरे ग्रुप में सेलेक्ट करें, या एक एक नंबर तीनों में सेलेक्ट कर लें। तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है। अब इनको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू NC3 प्लस ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों, NQ हो जाएगा। कितना हो जाएगा, NQ हो जाएगा। तो ये हमारे पास में पॉसिबल केस आ जाएंगे। ठीक है, जब इनको आप सॉल्व करते हो, क्या करते हैं, इनको जब सॉल्व करते हैं तो ये n इंटू n-1 n-2 बाई 6 प्लस NQ, तो यहाँ से ये कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, और ऊपर वाले में से अगर मैं n कॉमन ले लेता हूँ, क्या करता हूँ, n कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना बन जाएगा, ये n²। ठीक है, n² माइनस 3n प्लस 2 प्लस ये एलसीएम लेंगे तो n कॉमन लेने के बाद में 2n² डिवाइड में 2, ये सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है। अब आगे लिखेंगे तो n ये कितना हो जाएगा, 3n² माइनस 3n प्लस 2 बाई 2। ये मेरे पास में क्या आ गया, फेवरेबल केस आ गए। अच्छा, टोटल केस कितने होंगे, तो टोटल तो मुझे 3 नंबर चाहिए। टोटल मेरे पास में 3n नंबर है, उसमें से 3 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 3NC3 इतने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसको लिखेंगे तो कितना होगा, 3n इंटू यहाँ पे लिखेंगे 3n-1 3n-2 और अपॉन में 6, जिसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी लिखते समय क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी इस इवेंट को मैं ए नाम देता हूँ, तो ए की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। तो ये फेवरेबल केस ऊपर जाएंगे, ये नीचे आएंगे, तो देख पा रहे हो यहाँ से। अच्छा, ये 2 बार कट गया, तो नीचे लिखेंगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, और एक n से n कट जाएगा, तो 3n² माइनस 3n प्लस 2 ऊपर बच जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा, 3n-1 और 3n-2 बच जाएगा। अब ये हमने थियोरेटिकल पार्ट में क्वेश्चन कवर कर दिया है। अगर मुझे ये 1 से 30 तक सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 10 है तो इस जगह पे 10C3 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 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप इसे पर्टिकुलर किसी नंबर के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये लॉजिकल क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और इस सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, और ये IIT का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है, फिर भी हम IIT के क्वेश्चन करने की स्थिति में हैं, तो इसका मतलब आपको बेसिक पे हमेशा अड़े रहना है, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट के बारे में बात कर रहा है, और यहाँ पे एक डाई के बारे में भी बात हो रही है। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, R1 ओमेगा की पावर R2 प्लस ओमेगा की पावर R3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब देखिए आपने ये पढ़ रखा है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 0 होना चाहिए, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ये 0 होता है, और ओमेगा की पावर 3 ये 1 होता है। तो बताओ ओमेगा की पावर 3n भी 1 होगा कि नहीं होगा, ओमेगा की पावर 3n भी कितना होगा, 3 के मल्टीपल में, n क्या है, नेचुरल नंबर है कोई। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, ये R1 R2 और R3 क्या है, नंबर ऑब्टेन ऑन द डाई है, इनमें क्या होगा, R1 R2 एंड R3, ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, डाई के आउटकम से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं R1 R2 और R3 इसमें से ले सकता हूं, तो बताओ टोटल कितने तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो टोटल केस कितने हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल केस की बात करें तो R1 को मैं 6 में से कोई एक ले सकता हूं, तो 6, R2 को मैं 6 में से कोई एक ले सकता हूं, तो 6, और R3 को 6 में से कोई एक ले सकता है, तो 6।
तो टोटल 6 की पावर 3 तरीके से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ R1, R2 और R3 को, राइट। अब आप देखो, अच्छा ये मत सोचना कि सर इसमें रिपीटेशन कैसे हो रहा है, तो मैं R1 की बात कर रहा हूँ, तो R1 कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, डाई के आउटकम से ऑब्टेन कर रहे हैं, R2 डाई के आउटकम से और R3 भी डाई के आउटकम में से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हो, R1 अपने आप में 6 तरीके से आ सकता है, R2 6 तरीके से आ सकता है और R3 6 तरीके से आ सकता है। और इस प्रॉब्लम में मुझे R1, R2, R3 तीनों चाहिए। तो कंप्लीट बात के लिए आपस में क्या करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐड नहीं कर रहे हैं, ठीक है इस बात को। अब देखिए फेवरेबल केस, ये थोड़ा सा फेवरेबल वाला केस अगर आप समझ जाते हो तो फिर इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फेवरेबल, अब फेवरेबल कब होगा बच्चों बताओ, खुद सोचने की कोशिश करो। तो फेवरेबल तभी हो पाएगा जब ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 की कंडीशन को फॉलो करें। क्या करें, इस कंडीशन को फॉलो करें, ओमेगा की पावर R1, ओमेगा की पावर R2, ओमेगा की पावर R3 को फॉलो इस कंडीशन से हो जाए तो काम चल जाएगा। यानी यहाँ पे एक तो 1 होना चाहिए, दूसरा ओमेगा होना चाहिए और तीसरा क्या होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो बच्चों बताओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखूं ओमेगा की पावर 3n+1, तो ये कितना होगा, ओमेगा होगा, और ओमेगा की पावर 3n+2, तो ये कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ये आपको तीन लॉजिक यहाँ से पकड़ में आने चाहिए। अगर ये तीन लॉजिक पकड़ गए तो फिर क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता है। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, तो मैं 3n को भी 1 बोल सकता हूँ, 3 के मल्टीपल में 3, 6, 9 ऐसे 1 होगा, और उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करें तो ओमेगा होगा, और दो एक्स्ट्रा ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये जो R1 है, यहाँ पे R1, R2 और R3 को मुझे 3n+1 और 3n+2 के केस से लेना चाहिए। किसे लेना चाहिए, इसी केस से लेना चाहिए। अब देखिए R1, R2, R3 1 से 6 में बिलोंग कर रहे हैं, तो अभी हमने बोला था कि आपको 3n+1 और 3n+2 में ब्रेक करना आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं तो R1 की वैल्यू, एक पॉसिबल केस लिख रहे हैं, ठीक है, R1 की वैल्यू लिखना चाहें तो हमारे पास में R1 को मैं 3n का मल्टीपल ले रहा हूँ, तो ये 3 और 6 हो सकते हैं। तो R2 क्या होगा, तो R2 हो जाएगा आपका 1 और 4, ठीक है, और R3 कितना हो जाएगा, R3 हो जाएगा आपका 2 और 5। ये समझ में आया, ये मैंने एक पॉसिबल केस लिया, इनको आपस में अरेंज कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। तो R1 आपका क्या होना चाहिए, 3n का, ये मैंने ले लिया 3n+1 और ये बोल दिया 3n+2, इतनी बात समझ में आ गई। तो R1 आपको 3 और 6 में से कोई एक ही लेना होगा, R2 को 1 और 4 में से कोई एक लेना है, और R3 को 2 और 5 में से एक लेना है। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये होगा कि ये वाला नंबर तो 1 बन जाएगा, ये ओमेगा बन जाएगा, ये ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, जिससे राइट साइड में 0 सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी आ जाएगा। अब देखिए, इनका मैं अगर सिलेक्शन करूंगा तो सिलेक्शन कैसे होगा, हमारे पास में दो नंबर हैं, हमको केवल एक चाहिए R, तो मैं क्या करूंगा, दो में से कोई एक ले लूं तो 2C1, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो ये दो में से कोई एक ले लें तो 2C1, और इसमें से कोई करें तो 2C1, इस तरह से अपन ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं ले सकते कि आप यहाँ पे हम एक एक तो नंबर ले रहे हैं, पिछले वाले केस में ध्यान हो तो हमने 3 नंबर सेलेक्ट किए थे, यहाँ पे R1 एक नंबर है, तो आप ऐसा मत सोचना है कि दोनों के दोनों मैं इसी में से ले लूं, क्योंकि हम वो 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे, तो ये अपने आप में ये दो ही दे सकता है, तो 3 आपको लेने हैं तो एक ग्रुप में से एक ही लेना पड़ेगा, तो 2C1 इंटू 2C1 ऐसा ले सकते हैं, ठीक है। इतने तरीके से हम इन R1, R2 और R3 को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, इनमें से कोई एक नंबर रखने की कोशिश करो, लेट से मैंने 3 ले लिया, तो ये ओमेगा की पावर 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 1, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो आप कोई भी इनमें से रैंडमली नंबर रख के यहाँ रखोगे इस तरीके से, तो ये 0 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ये फेवरेबल केस हमने लिख दिए। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि भाई ऐसा बन जाए, ये ओमेगा +1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बन जाए, तो भी तो 0 होगा। कहने का मतलब R1, R2, R3 जरूरी नहीं है कि हर बार 3n ही हो, R1 3n का हो, ये आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। तो अरेंज में कितने तरीके से कर सकता हूँ, R1, R2, R3 इन तीनों को आपस में अरेंज भी तो कर सकते हो, यानी हर बार स्टार्टिंग में 1 आए ऐसा जरूरी नहीं है, स्टार्टिंग में ओमेगा भी आ सकता है और स्टार्टिंग में ओमेगा स्क्वायर भी आ सकता है। अगर स्टार्टिंग ओमेगा स्क्वायर है तो आगे 1 होगा, नीचे ओमेगा होगा, यानी मैं R1, R2, R3 को आपस में सफल भी कर सकता हूँ, बदल भी सकता हूँ। तो ये 3 फैक्टोरियल समझ में आ गया, ये इंपॉर्टेंट था। अब देखिए कितना हो गया, 2, ये 8 और ये 6, ये 48 हो गया, कितना हो गया, 48। अब प्रोबेबिलिटी लिखनी है, तो प्रोबेबिलिटी लिखते समय क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा 8 इंटू 6 अपॉन 6, 6 और 6, ये यहाँ से कट जाएगा, और यहाँ से लिखेंगे तो ये कितनी बार कटेगा,
ये कैलकुलेशन के बाद 2/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/9। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है इस लॉजिक को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि यहाँ पे ओमेगा की जो पावर है R1 R2 R3 को हमको ये 3n 3n+1 3n+2 के सेट में से खरीदनी या लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे कुछ क्वेश्चन है जिनको आप अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, मैं नेक्स्ट के अंदर डिस्कस करूंगा। तो इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क में करना है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको अपनी तरफ से होमवर्क में करिए। एक क्वेश्चन और है, ये होमवर्क में करना है। अगली क्लास में सबसे पहले मैं इन्हीं को करवाऊंगा। और ये क्वेश्चन, ठीक है, 3 और ये JEE 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2020 का है, इसी साल ये अभी जो रिसेंट में एग्जाम हुई उसमें आया था। तो ये टोटल मैंने 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, जिनका डिस्कशन मैं नेक्स्ट DPP या नेक्स्ट लेक्चर में करने वाला हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये काफी अच्छा लेक्चर लगा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और जरूर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं।